नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो है आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एनईपी लागू कर दी गई है और एनईपी में जो बीए फाइनल ईयर्स का कोर्स है तो उसमें जो 5वां सेमेस्टर है उसमें एक पेपर ही है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो मेन एग्ज़ाम में आईएएस वगैरह के बैठते हैं बच्चे, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए यह इस विषय पर चर्चा करना मुझे उचित लगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर। मित्रों, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के विकास हेतु कौन से कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो इस पर तो हम दृष्टिपात करेंगे ही। साथ ही साथ हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि आधुनिक भारत के इतिहासकार इस विषय में क्या सोचते हैं। बहुत सारे जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिन्होंने आधुनिक भारत के ऊपर या राष्ट्रवाद के ऊपर, नेशनलिज्म के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, तो वो क्या सोचते हैं उसकी भी एक संक्षिप्त समीक्षा हम लोग करेंगे। और राष्ट्रवाद के बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, जैसे कि आप देखिए 1857 ईस्वी में जब भारत में सिपाही विद्रोह हुआ, जिसको कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, तो उसी समय से राष्ट्रवादी विचारधारा को गति मिली। लोग जो है वो एक राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में सोचने लगे। इस क्रांति के दौरान जो क्रांतिकारी थे विभिन्न क्षेत्रों के, अलग अलग प्रदेशों के, उनके बीच में हमें एक अभूतपूर्व एकता दिखाई पड़ी। इसी तरह से जो ब्रिटिशर्स की प्रशासनिक नीतियां थी वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार थी, क्योंकि वो नीतियां जो थी वो शोषणकारी थी, दमनकारी नीतियां थी। और उन दमनकारी नीतियों के कारण जो आम जनता थी वो बहुत ही असंतुष्ट थी, रुष्ट थी, उसके अंदर बहुत आक्रोश था। साथ ही साथ जो कृषक थे उनके अंदर भी आक्रोश था, यहाँ तक कि जो सिपाही वगैरह थे वो भी आक्रोशित थे। तो कहने का मतलब कि समाज का जो कोई वर्ग ऐसा नहीं था जिसमें आक्रोश न हो। पश्चिमी शिक्षा ने जो भारतीय राष्ट्रवाद थी उसको हम कह सकते हैं कि एक नई दिशा दी। पश्चिमी शिक्षा जो थी वो भारत के राष्ट्रवाद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि जब भारत के लोगों ने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त की तो उनके सामने एक बहुत बड़ा जो ज्ञान का भंडार था वो खुल गया, हम कह सकते हैं। और उन्होंने फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा, उन्होंने अमेरिका की क्रांति के बारे में पढ़ा, दुनिया भर में जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे उन सब के बारे में पढ़ा, तो उसका असर उनके यहाँ पड़ा। उन्होंने बाहर के समाजों के बारे में, पश्चिमी समाज के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने ये देखा कि हमारा जो समाज है वो कितना पिछड़ा हुआ है उनकी तुलना में, और इसमें बहुत सारा सुधार करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से शिक्षा ने प्रभावित किया। तो जब अंग्रेजी शिक्षा वगैरह का प्रादुर्भाव हुआ भारत में, तो धीरे धीरे भारत में एक मध्यम वर्ग का उदय हो गया। और मध्यम वर्ग जो था वो वही वर्ग था जिसमें पढ़े लिखे लोग थे, और साथ ही साथ मध्यम वर्ग किसी भी समाज का बड़ा महत्वपूर्ण वर्ग होता है। इसी में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, इस टाइप के लोग होते हैं जो कि समाज में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मध्यम वर्ग ने भी भारत के राष्ट्रवाद के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। इनमें बहुत सारे लेखक थे, वो अच्छे अच्छे लेख वगैरह लिखा करते थे। समाचार पत्रों का उदय हो गया था जिनमें ये लेख वगैरह लिखे जाते थे। बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी थी, और बहुत अच्छे अच्छे लोग इनसे जुड़े हुए थे। जैसे राम मोहन राय जो थे वो भी अपना एक पत्रिका निकालते थे। आप देखें आगे चल कर के हम देखते हैं जब कांग्रेस की स्थापना हो गई तो प्रायः जितने बड़े बड़े नेता थे वो किसी न किसी समाचार पत्र से जुड़े हुए थे या उनका संपादन करते थे। अब जैसे तिलक थे वो मराठा और केसरी नामक अखबार निकालते थे। इसी तरह से महात्मा गांधी जो थे वो उन्होंने हरिजन
यंग इंडिया जैसे अखबार निकाले, तो एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, सभी लोग समाचार पत्र से जुड़े हुए थे। महर्षि अरबिंदो भी युगांतर से में लिखा करते थे। इसी तरह से संचार व्यवस्था का विकास हुआ। संचार व्यवस्था जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि संचार व्यवस्था में जैसे अंग्रेजों ने रेलगाड़ी चलाई भारत में, सड़कें वगैरह बनवाई, बसें वगैरह चलने लगी, तो इससे भी एक जगह से दूसरी जगह आना जाना लोगों के लिए सुगम हो गया, सरल हो गया। पहले लोग एक ही स्थान पे रहते थे, कितने लोगों की ज़िंदगी तो गांव में ही बीत जाती थी, उन्होंने कभी गांव से बाहर कदम ही नहीं रखा था। लेकिन अब इन सुविधाओं के होने से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, तो अपने देश से परिचित होने लगे, अपने देश की विचारधारा इत्यादि से परिचित होने लगे। तो इसने भी राष्ट्रवाद के विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मित्रों, इसी समय हम ये देखते हैं 19वीं शताब्दी बड़ी ही महत्वपूर्ण शताब्दी थी। 19वीं शताब्दी में बहुत सारे परिवर्तन हुए भारत में, और ये परिवर्तन सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और शिक्षा वगैरह के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। खास करके जो भारत के लोगों ने अपने समाज की ओर देखना शुरू किया, उसकी कमियों को उन्होंने उजागर किया, उसमें सुधार करने का प्रयास किया। धार्मिक सुधार आंदोलन भी उन्होंने प्रारंभ किया। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसका असर पूरे देश में पड़ा। फिर आगे चल करके हम देखते हैं महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में हर जगह सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, अछूतोद्धार आंदोलन हुए, विधवाओं के विवाह पे जो एक तरह से प्रतिबंध था उसको हटाया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की इसमें पहल हुई और उन्होंने इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। सती प्रथा का अंत किया गया। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसी तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और इन संस्थाओं के जरिए समाज सुधार और धर्म सुधार का कार्य होता रहा और आज भी हो रहा है। कांग्रेस की स्थापना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। यद्यपि एक ब्रिटिश अधिकारी ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में, क्योंकि वो देख रहा था कि जो भारत में तमाम नेता लोग हैं, यानी कि धीरे धीरे एक नेतृत्व उभर रहा था, बहुत सारे लोग हैं, उनके अंदर बड़ा आक्रोश है ब्रिटिश सरकार के प्रति। तो उन्होंने ये सोचा कि एक ऐसी संस्था बना दी जाए कि जिसमें उनके दिल का गुबार जो है वो बाहर निकल जाया करे एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में। तो कांग्रेस की स्थापना की। लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर कांग्रेस अपने हाथ में लेने में सफल रही, और उन्होंने एक तरह से राजनीतिक रूप से देश को प्रशिक्षित किया कि आंदोलन वगैरह कैसे चलाए जाए। हालांकि प्रारंभ में उनकी जो नीतियाँ थीं वो नीतियाँ 1905 ईस्वी तक इस तरह की थी कि वो ब्रिटिशर्स के साथ तालमेल बनाए रखने की कोशिश करते थे, और ये चाहते थे कि उनको स्वशासन की दिशा में कुछ न कुछ बराबर छूट दी जाती रहे। तो हालांकि गरम दल वाले इसका विरोध करते थे। वो ये कहते थे कि आज़ादी या स्वतंत्रता भी को नहीं मिलती, उसको लेना पड़ेगा, उसको छीनना पड़ेगा। तो उनकी विचारधारा उग्र थी, और वो ये कहते थे कि हाथ जोड़ करके या विनती करके, प्रार्थना करके हमें कुछ नहीं मिल सकता। अगर हमें कुछ चाहिए, अगर हमें सचमुच में अपनी आज़ादी चाहिए, अपनी स्वतंत्रता चाहिए, तो उसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा, उसको हमें उनसे छीनना पड़ेगा। इसी तरह से आप देखें कांग्रेस की स्थापना हो गई। जब कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व के रूप में हुई थी, लेकिन जब वो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गई धीरे धीरे, तो फिर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग जैसे लॉर्ड कर्जन जैसे लोग उसे फैक्ट्री ऑफ सेडिशन या देशद्रोह की फैक्ट्री कहने लगे, और उन्होंने ये कहा कि हम कांग्रेस के शांतिपूर्ण मृत्यु की कामना करते हैं। तो इस तरह के डायलॉग्स जो है बहुत सारे अंग्रेज अधिकारियों की तरफ से आए, जो कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारत के प्रति
अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और भारत से प्रेम नहीं करते थे। तो बहुत सारे, अब उसी का प्रतीक लॉर्ड लिटन था। लॉर्ड लिटन ने जो है भारतीयों के प्रति कठोर नीति अपनाई। उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे प्रतिबंध लगा दिया, वर्नाकुलर प्रेस पे। साथ ही साथ जो है उसने, आप देखिए, आर्म्स एक्ट ले आया, और भी बहुत सारे उसने इस तरह के काम किए जो कि भारतीयों को पीड़ा पहुंचाने वाले काम थे। लेकिन लॉर्ड रिपन जो थे वो एक अच्छे व्यक्ति थे और उन्होंने लिटन के जो कार्य थे उसको उलट दिया। इनके समय में इल्बर्ट बिल आया। वास्तव में अंग्रेज जज भारतीय मुकदमों का फैसला नहीं कर सकते थे, तो लेकिन इल्बर्ट बिल जो आया उसमें इस बात का प्रावधान था कि जो भारतीय जज थे, आप इसको ठीक से समझ लें कि जो भारतीय जज थे वो अंग्रेजों का मुकदमा के फैसला नहीं कर सकते थे। लेकिन इल्बर्ट बिल के अनुसार ये प्रावधान कर दिया गया कि भारतीय जज भी अंग्रेज लोगों के मुकदमों का फैसला करेंगे। तो इसके खिलाफ अंग्रेजों ने आंदोलन किया। बहुत सारे लोग रिपन के खिलाफ हो गए, उनको हटाने की मांग करने लगे। और तो इससे जो उनकी साम्राज्यवादी नीति थी वो सामने आई और लोगों में गुस्सा काफ़ी हुआ और लोग ब्रिटिशर्स के विरुद्ध हो गए। वैसे तो न्यायप्रियता की दुहाई देते थे ब्रिटिशर्स, लेकिन यहाँ पे देखा जाए जब उनके अपने लोगों के न्याय के प्रति न्याय की बात आई तो फिर उन्होंने यहाँ पे दोहरी नीति अपनाई। 20वीं शताब्दी में विश्व युद्ध छिड़ गया। विश्व युद्ध के समय में बहुत सारे कानून जो थे वो इस तरह के बनाए गए जिसमें अंग्रेजों ने सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली। आम जनता के पास कोई भी पावर नहीं रहा। जैसे आप रॉलेट एक्ट को ले लीजिए। रॉलेट एक्ट में एक ऐसा कानून था जिसमें ब्रिटिश सरकार के पास सारी शक्तियां आ गई थी। वो बिना किसी को कारण बताए भी उसको गिरफ्तार कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन ये उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये कानून केवल युद्ध के दौरान रहेगा। लेकिन बाद में, युद्ध के बाद भी जब उन्होंने इस कानून को नहीं हटाया तो इससे उसके खिलाफ एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आह्वान किया और धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। बाद में और भी बहुत सारे कांड हुए। आप देखिए, जलियांवाला बाग कांड हुआ जिसमें निहत्थे लोगों के ऊपर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई क्योंकि वो लोग अपने नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। तो इस तरह से धीरे धीरे जो क्रांति की हवा थी वो देश की फिजा में घुलती चली गई। क्रांतिकारी आंदोलन का विकास हुआ। बहुत सारे ऐसे संगठन बन गए हमारे यहाँ जो कि आयरलैंड वगैरह से प्रेरणा लेते थे। जिस चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी का गठन हुआ। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त और तो बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपना बलिदान किया। तो इससे भी राष्ट्रवादी भावना जो थी उसको काफ़ी बल मिला। तो मित्रों, ये सब चीज़ें जो हैं वो राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी, जो मैंने आपको संक्षेप में बताया। लेकिन बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो इतिहासकार अलग अलग कारण बताते हैं भारत में राष्ट्रवाद के विकास के। तो थोड़ा सा हम उसके ऊपर भी एक नज़र डाल लें। तो विभिन्न इतिहासकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की समीक्षा जो है वो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रजत रे की किताब जो है, ये रजत रे के का लेख आप पढ़िए, 3 इंटरप्रिटेशंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जो कि आपको B.R. नंदा एडिटेड एसेज इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मिलेगा। तो उसमें आपको बहुत अच्छी समीक्षा आपको राष्ट्रवाद की उसमें मिलेगी। आप उसे पढ़िए। तो मैंने भी उसी को आधार बनाया है और विभिन्न मतों की समीक्षा आपके लिए की है। तो राष्ट्रवाद के अभ्युदय को हम निम्न मतों के आलोक में समझ सकते हैं। सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे, या जो ब्रिटिश राइटर्स जो थे जो कि सरकार के पक्ष में खड़े थे, तो वो लोग क्या सोचते थे, आइए हम उनके बारे में बात करें। तो इसमें एक नाम आता है वैलेंटाइन चिरोल का, जिसने एक पुस्तक लिखी थी द इंडियन अनरेस्ट। तो एक पत्रकार था, द टाइम्स वगैरह में काम कर रहा था, दुनिया के बहुत सारे देशों में घूमा हुआ था ये
इसकी जो पढ़ाई लिखाई हुई थी वो पेरिस और जर्मनी वगैरह में हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस से भी जुड़ा हुआ था, ये ब्रिटेन का निवासी था। तो इसने एक पुस्तक लिखी थी द इंडियन अनरेस्ट, जिसके ऊपर तिलक ने सूट भी फाइल कर दिया था। हालांकि तिलक बाद में मुकदमा हार गए, तो 2 साल तक चिरोल को भारत में रहना पड़ा। तो चिरोल जो था वो उसने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रवाद की नव परंपरावादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। उसके अनुसार भारत मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था और वो राष्ट्रीय आंदोलन को तथाकथित सो कॉल्ड नेशनल मूवमेंट कहता था। उसने ये कहा कि तथाकथित राष्ट्रीय आंदोलन उसके अनुसार, यानी चिरोल के अनुसार, परंपरागत समाज के एक छोटे से भद्र वर्ग द्वारा संचालित हुआ, जिसके हित सामान्यतः अपनी जाति या वर्ग के लिए ही थे। उसका ये कहना था कि जो लोग राष्ट्रीय आंदोलन के अगुआ थे, जो भद्र लोग था, यानी जो पढ़े लिखे कुछ इस टाइप के लोग थे, जो समाज में अलग दृष्टि से देखे जाते थे, तो वो लोग जो है उन्होंने यह आंदोलन शुरू किया था और वो केवल अपने वर्ग की सुरक्षा चाहते थे। इसमें सामान्य जनता या वगैरह के लिए जो है सामान्य जनता के हितों से उसका कोई मतलब नहीं था। तो चिरोल विशेष रूप से ब्राह्मण वर्ग की विशिष्ट भूमिका पर बल देता है। उसके अनुसार हिंदू पुनरुज्जीवन भारतीय राजनीतिक जीवन के असंतोष के लिए उत्तरदायी था। और तो चिरोल जो है उसका ये कहना था कि अंग्रेजी पढ़े लिखे वो छोटे से वर्ग जो था, उसी ने जो है वो एक तरह से इसकी शुरुआत की और वो चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार जो है वो उनके हितों का ध्यान रखे। तो इस तरह की बात उसने कही है। इसी तरह आप एम.एन. रॉय की बात करें, एम.एन. रॉय की पुस्तक का नाम है इंडियन ट्रांजिशन। तो इस पुस्तक में एम.एन. रॉय कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उदीयमान व्यापारिक और बौद्धिक बुर्जुआजी की सहायता से भारत में आधिपत्य स्थापित किया। ध्यान दीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य भारत में कैसे स्थापित हुआ, उनकी सहायता किसने की। तो इनका यह कहना है कि उनकी सहायता उदीयमान व्यापारिक और बौद्धिक बुर्जुआजी वर्ग ने की और उनका आधिपत्य भारत में स्थापित हुआ। और बाद में उन्होंने क्या किया, बाद में उन्होंने इस वर्ग का दमन कर दिया। तो भारत में उस समय तक किसी प्रकार का राष्ट्रीय विकास नहीं हो सका या राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत नहीं हो सकी जब तक कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बुर्जुआजी एक बार फिर से अपनी कब्र से निकल करके खड़े नहीं हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि पहले तो उन्होंने बुर्जुआजियों की सहायता से अपने आप को स्थापित किया, उन्हें खत्म कर दिया। कुछ समय के लिए गैप आ गया, उस समय कोई राष्ट्रवाद वगैरह की बात नहीं थी। बाद में फिर कुछ लोग अंग्रेजी पढ़ लिख के, ये जो बुर्जुआजी वर्ग के लोग थे जो है वो फिर से उठ खड़े हुए अपनी कब्र से। तो और इन लोगों ने जो है वो फिर से एक तरह से एक राजनीतिक विचारधारा और राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। तो भारतीय पूंजीपति वर्ग के प्रारंभिक दमन के बाद अंग्रेजी शिक्षा ने बौद्धिकों के एक प्रजातांत्रिक देशी तत्व को बढ़ाया, जो वस्तुतः एक क्रांतिकारी सामाजिक शक्ति के रूप में सामने आया। तो चूंकि मध्य वर्ग का आर्थिक रूप से दमन होता था, अतः मध्य वर्ग जो था वो धीरे धीरे क्रांतिकारी बनता चला गया। तो एम.एन. रॉय के अनुसार आधुनिक राजनीतिक विचारों से शिक्षित बौद्धिक वर्ग ने राष्ट्रवाद के लिए सैद्धांतिक नींव डाली, लेकिन इस आंदोलन के पीछे गतिमान कारण था। वो गतिमान कारण क्या था? देशी मध्य वर्ग का आर्थिक पुनरुज्जीवन, यानी आर्थिक रूप से एक बार जो देशी मध्य वर्ग था फिर से उठ खड़ा हुआ और उसी ने जो है वो
नई राजनीतिक विचारधारा या राष्ट्रवाद वगैरह को जन्म दिया, ऐसा एम.एन. राय का मानना था। तो मित्रों, आपके समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम बात करें कुछ दूसरे इतिहासकारों के, जैसे सोवियत संघ वगैरह के इतिहासकार। सोवियत संघ में जो आप जानते हैं कि वहाँ मार्क्सवादी विचारधारा के इतिहासकार रहते थे, जो कि हर चीज़ को आर्थिक दृष्टि से देखते थे, आर्थिक दृष्टि से हर चीज़ की समीक्षा करते थे। तो सोवियत संघ के इतिहासकारों के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव देशी भारतीय पूंजीवादी उद्योग के उदय के साथ जुड़ी हुई है। उनका यह कहना था कि आर्थिक ढांचे में जो परिवर्तन हुए, तो उन परिवर्तनों ने नए सामाजिक संबंधों को जन्म दिया और इस प्रकार भारत में एक नई सामाजिक गतिशीलता आई, जो कि पहले कभी देखी नहीं गई थी। तो इस तरह से स्वतंत्रता के लिए जो राजनीतिक संघर्ष था, वो ये कहा जा सकता है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल में जो सामाजिक परिवर्तन वगैरह हो रहे थे, तो उन्हीं को आगे बढ़ाया गया और उसको पराकाष्ठा पे पहुंचाया गया। तो भारत में ब्रिटिश व्यापार का जो भारत के अंदर प्रवेश हुआ और एक तरह की नई भूमि व्यवस्था बनाई गई, नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम वगैरह लागू किए, तो इन सब ने मिलकर के भारत में एक बाजारू अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दिया और इसके परिणाम स्वरूप व्यापारियों, व्यवसायियों आदि का एक नया सामाजिक वर्ग अस्तित्व में आया। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का जो राजनीतिक विकास प्रारंभ हुआ, वह इस नए वर्ग के द्वारा अपनी नई पहचान बनाने के फलस्वरूप हुआ। नया वर्ग कौन था? यही था, व्यापारियों, व्यवसायियों वगैरह का वर्ग था। तो सोवियत संघ के इतिहासकार इस तरह से सोचते हैं। प्रोफेसर बी.बी. मिश्र जो है, उनकी पुस्तक है इंडियन मिडिल क्लासेस, देयर ग्रोथ इन मॉडर्न टाइम्स। बी.बी. मिश्र के अनुसार ब्रिटिश शासन के अधीन हुए क्रांतिकारी परिवर्तन, बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए ब्रिटिश शासन के अधीन। जैसे उन्होंने शिक्षा का उदाहरण दिया कि जैसे शिक्षा का विकास हुआ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ या तकनीकी उन्नति हुई, तो इन सब ने मध्य वर्ग को बढ़ावा दिया। तो इसीलिए बी.बी. मिश्र जी जो है, वो ब्रिटिश राज के जो शुभ परिणाम के रूप में इसे देखते हैं, राष्ट्रवाद के उदय को, जिससे कि मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं मानते। तो बी.बी. मिश्र का यह कहना है कि सरकार के संवैधानिक चरित्र और कानून के शासन, निजी संपत्ति की सुरक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली और शांति व्यवस्था की स्थापना, मुक्त व्यापार की नीति वाली अर्थव्यवस्था, रोजगार देने की उदार नीति, सामाजिक सुधार, पूंजी के मुक्त प्रसार के लिए प्रोत्साहन, उत्पादन के उत्साह और बड़े पैमाने पर उत्पादन की व्यवस्था इत्यादि जो थी, इन सब ने नए संबंधों को जन्म दिया और नए तत्वों ने आधुनिक मध्य वर्ग के उदय में मदद की, जो कि आगे चल कर के राष्ट्रवाद के उदय के लिए भारत में जिम्मेदार हुए। तो मित्रों, तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि बी.बी. मिश्र ने उन आर्थिक क्रियाओं का भी विशेष रूप से उल्लेख किया है जिनके कारण नए समाज का विकास हुआ। तो इसी तरह से उनका ये कहना है कि इन वर्गों ने ही सबसे पहले जातीय या स्थानीय अवरोध को तोड़कर एकता और स्थायित्व के विचार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और राष्ट्रवादी आंदोलन के जन्म के लिए ये जिम्मेदार रहे। तो सरदार के.एम. पणिक्कर ने एक पुस्तक लिखी है, सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इसमें बहुत सारे लेख हैं इतिहास से संबंधित। तो इसमें
बात की गई है राष्ट्रवाद के उदय की, तो सरदार के.एम. पनिक्कर ने राष्ट्रीय आंदोलन में नए मध्यम वर्ग की केंद्रीय भूमिका पर जोर दिया है और उनके अनुसार इसके आविर्भाव के पीछे ब्रिटिश राज के प्रशासकीय और राजनीतिक प्रभाव के परिणाम ही थे जिससे कि इस वर्ग का आविर्भाव हुआ। तो एक तरह से देखा जाए तो बीबी मिश्र की भांति ये मानते हैं कि ब्रिटिश राज की नीतियों के फलस्वरूप इनका प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन ये किसी आर्थिक परिवर्तन पर जोर नहीं देते। श्री राम मल्होत्रा के अनुसार प्रेस आवागमन के साधन, जैसे हमने अभी शुरू में कहा, इनका ये कहना है कि राष्ट्रवाद के उदय के लिए प्रेस का विकास जिम्मेदार था। आवागमन के साधनों का विकास, रेल का निर्माण, नई डाक व्यवस्था आदि या संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था आदि, ये जो थे ये अंतर प्रांतीय संबंध बनाने में इन्होंने काफी सहयोग दिया। प्रेस ने, आवागमन के साधनों ने, रेल निर्माण ने, नई संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था आदि ने, और एक प्रांत का दूसरे प्रांत से इससे संपर्क स्थापित हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन में ये बड़े सहायक बने। कांग्रेस की स्थापना में भी ये सहायक बने और कांग्रेस की स्थापना के बजाय हम ये कहें कि कांग्रेस की नीतियों को फैलाने में ये बड़े सहायक सिद्ध हुए। इसके अलावा इन्होंने साम्राज्य से उत्पन्न आर्थिक असंतोष, लोक सेवाओं में भारतीयों के नियोजन के प्रश्न और अंग्रेजी शिक्षा पर भी काफी जोर दिया है। तो कुल मिलाकर के प्रोफेसर श्री राम मल्होत्रा जो हैं वो भी ये मानते हैं कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज के कारण जो परिवर्तन आए भारतीय एक तरह से कह लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसका ये असर था राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय। और रजनी पाम दत्त की हम बात करें, रजनी पाम दत्त की पुस्तक है इंडिया टुडे, हिंदी में भी उपलब्ध है, आज का भारत के नाम से। ये वामपंथी विचारधारा के इतिहासकार हैं। इनके अनुसार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आधुनिक उद्योगों के विकास ने बुर्जुआ वर्ग के उद्भव के लिए मार्ग प्रशस्त किया और इसी के साथ वकीलों, डॉक्टरों, अध्यापकों आदि का एक नया वर्ग अस्तित्व में आया। तो डॉक्टर रजनी पाम दत्त के अनुसार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास उस राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की प्रगामी चेतना और जन आधार का इतिहास है, जिसकी शुरुआत उदीयमान बुर्जुआ और व्यवसायी वर्ग के थोड़े से लोगों ने अपने अत्यधिक सीमित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की थी। तो ये जो है राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव का श्रेय जो है वो व्यवसायी वर्ग और बुर्जुआ वर्ग के लोगों को देते हैं। और इन साथ साथ ये भी कहते हैं कि जिन्होंने अपने अत्यधिक सीमित उद्देश्यों को ध्यान में रख करके जो है इसका प्रारंभ किया था, यानी कि इनको देश हित की कोई चिंता नहीं थी, अपने हित की चिंता थी, ऐसा शायद कहना चाहते हैं रजनी पाम दत्त। तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ की साम्राज्यवाद की परिस्थितियों और उसकी शोषण प्रणाली से ही पैदा हुआ है और वह उन सामाजिक तथा आर्थिक शक्तियों से पैदा हुआ है जो इस शोषण के कारण भारतीय समाज में उत्पन्न हो गई है। तो इस तरह से रजनी पाम दत्त के मत को भी हमने देखा। अब आइए हम कुछ और लोगों के मतों को देख लेते हैं। उससे प्रोफेसर A.R. देसाई हैं, उनकी किताब बहुत अच्छी पुस्तक है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। इसका हिंदी अनुवाद भी है, मैकुलन से छपा हुआ है। तो प्रोफेसर A.R. देसाई का ये कहना है कि भारतीय राष्ट्रवाद वस्तुतः नई सामाजिक भौतिक परिस्थितियों के कारण हुआ उसका उदय, और उन नई सामाजिक शक्तियों के कारण जो अंग्रेजों की भारत विजय के बाद पैदा हुई। तो यह विभिन्न स्वार्थों के वस्तुनिष्ठ संघर्ष का परिणाम था, ऐसा मानना है प्रोफेसर देसाई का। उनका यह कहना है कि अंग्रेजों का स्वार्थ जो
भारत को राजनीतिक और आर्थिक तौर पर गुलाम बनाए रखना था। अंग्रेजों का स्वार्थ था कि भारत गुलाम बना रहे, और भारतीय जनता का हित जो ब्रिटिश शासन से मुक्त होना चाहता था वो भारतीय समाज के स्वतंत्र राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में निहित था। तो यानी कि अंग्रेज भारत को गुलाम बनाए रखना चाहते थे, भारतीय उससे स्वतंत्र होना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं इस बात ने राष्ट्रवाद के उदय में एक तरह से प्रेरणा के स्रोत का काम किया। डॉक्टर देसाई के अनुसार आधुनिक नया बुर्जुआ वर्ग और नए कामगारों का वर्ग, साथ ही साथ व्यवसायी वर्ग अस्तित्व में आया, और इंटेलिजेंशिया जो कि बौद्धिक वर्ग था में इंटेलिजेंशिया जो है वो भी राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व एक तरह से कर रहा था। तो सोवियत इतिहासकारों के अति आधुनिक शोध देसाई जी द्वारा जो बताई गई हैं पंक्तियां, उन्हीं का एक तरह से कहा जाए तो अनुसरण करते हैं। अभी हमने सोवियत संघ का पढ़ा, जो आर्थिक दृष्टि से उन्होंने समीक्षा की है। अब आप प्रोफेसर बिपिन चंद्र को ले लें, फ्रीडम स्ट्रगल, पतली सी किताब है जो कि नेशनल बुक ट्रस्ट से छपी थी। तो उसमें 2-3 राइटर्स हैं, वरुण डे हैं, बिपिन चंद्र जी हैं, तो इन लोगों के लेख हैं। तो प्रोफेसर बिपिन चंद्र के अनुसार राष्ट्रवाद भारतीय जनता और ब्रिटिश शासकों के हितों के संघर्ष का परिणाम था। तो ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप समान कानून, समान प्रशासन, संचार व्यवस्था, प्राचीन अर्थव्यवस्था का विनाश, नए प्रकार के प्रशासन के लिए मार्ग तैयार करना, और साथ ही साथ नए शिक्षित वर्ग का जन्म होना इत्यादि जो थे, ये राष्ट्रवाद के विकास के कारण थे। पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग, 2 नए वर्ग अस्तित्व में आए, और इनके ऊपर इनका जो दमन करते थे अंग्रेज लोग, तो उसकी भी प्रतिक्रिया हुई। तो भारतीय लोग जो थे एक तरह से देखा जाए तो उनके सामाजिक वर्ग, जाति, धर्म और क्षेत्र के ऊपर जब अंग्रेजों ने एक तरह से शोषण किया, अंग्रेजों ने शोषण करते समय ये नहीं देखा कि ये कौन से जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं, कौन से क्षेत्र के हैं, क्या है। तो नतीजा ये हुआ कि ये सारे सामाजिक वर्ग और सारे जातियों धर्मों के लोग जो है ये अपने स्वार्थ छोड़ करके एकता के सूत्र में बंधे, और इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणाम से साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के इस दौर में एकता की जो भावना पैदा हुई, उसने लोगों को भावनात्मक रूप से और मनोवैज्ञानिक स्तर पर एक साथ जोड़ दिया, और एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण का इससे जन्म हुआ। तो आइए अब एक और राइटर हैं अनिल सील, तो उनकी हम बातचीत करें मित्रों। तो अनिल सील जो है उन्होंने पुस्तक लिखी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में उन्होंने 1870 से 1880 के बीच का अध्ययन किया है, और साथ ही साथ जो है तो उन्होंने ये कहा है कि भारत में आधुनिक राजनीति की शुरुआत कैसे हुई। तो इस प्रश्न पर जो है उत्तर देते हुए, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए डॉक्टर सील का कहना है कि सभी तर्क शिक्षा की ओर अभिमुख होते हैं। 19वीं शताब्दी में शिक्षित वर्ग का विकास स्पष्ट रूप से 3
जो कोस्टल प्रेसिडेंसीज, कोस्टल यानी जो समुद्र के किनारे, जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ये तीनों समुद्र के किनारे की प्रेसिडेंसीज थी। तो उनका ये कहना है कि 19वीं शताब्दी में शिक्षित वर्ग का विकास क्लियरली यानी बहुत स्पष्ट रूप से 3 कोस्टल प्रेसिडेंसीज में हुआ, और इनमें ही ब्रिटिश शासन का लंबा और गहरा प्रभाव पड़ा अपेक्षाकृत अन्य प्रांतों में। जाहिर है कि जो ब्रिटिश शासन के संपर्क में सीधे सीधे थे उन्हीं पे ज्यादा प्रभाव पड़ता। तो भारत में राजनीतिक राष्ट्रवाद के विकास की प्रक्रिया में क्षेत्रीय और प्रांतीय पक्ष पर जोर डालते हुए डॉक्टर अनिल सील का कहना है कि ये लोग अंग्रेजी शिक्षित या कह लीजिए कि पश्चिमी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे और इन प्रेसिडेंसियों तक ही केंद्रित थे। अनिल सील का कहना है कि नया शिक्षित वर्ग निस्संदेह जिस क्षेत्र में रह रहा था वहां के धर्म, जाति, भाषा और आर्थिक ढांचे से जुड़ा हुआ था, और उनके विचार से भारत में कोई पर्याप्त आर्थिक परिवर्तन नहीं हुआ। जो यहाँ पर आर्थिक परिवर्तन इस तरह का नहीं हुआ जो कि मतलब किसी नए सामाजिक वर्ग को जन्म देता। तो उदाहरण के लिए भद्रलोक जो है जिसे कहा जाता है वो एक वर्ग से नहीं बल्कि एक जाति से आए थे जो ब्राह्मण, वैद्यों और कायस्थों से थे। तो डॉक्टर सील के अनुसार बंगाल के भद्रलोक, महाराष्ट्र के चित्पावन और तमिलनाडु के ब्राह्मण किसी आर्थिक परिवर्तन की उपज नहीं थे। तो इस तरह से मित्रों अनिल सील के विचारों को हमने देखा, और इसी तरह से अपर्णा बासु की बात हम करें तो अपर्णा बासु जो है वो उनका ये मानना है कि अपर्णा बासु की पुस्तक का नाम ही आप देखिए, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंडिया। तो उनका भी ये मानना है कहीं ना कहीं कि जो अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ, अंग्रेजी शिक्षा के विकास ने ही भारत में जो है वो राजनीतिक परिवर्तनों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उसी के कारण एक राजनीतिक जागरूकता पैदा हुई पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग में, और उन लोगों ने जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। तो जूडिथ ब्राउन जो है उन्होंने एक पुस्तक लिखी, गांधीज राइज टू पावर इंडियन पॉलिटिक्स 1915-1922। जूडिथ ब्राउन ने भी जो है वो नई तरह की राजनीति और पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के जो परस्पर संबंधों की ओर ही संकेत किया है। तो यहाँ भी ये देखा जा सकता है कि शिक्षा जो है, अंग्रेजी शिक्षा या पश्चिमी शिक्षा जो थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और पश्चिमी शिक्षा प्राप्त जो भद्रजन थे उनका समाज में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान था, और उन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस से भी वैसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, भद्रलोक के लोग, और उन्होंने कांग्रेस आंदोलन को भी आगे बढ़ाने में मदद की। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्ट्री की बात अगर हम करें तो कैम्ब्रिज के जो बहुत आधुनिक इतिहासकार हैं उनमें से वह कुछ पहले भी भारत के राष्ट्रवाद के बारे में अपनी बात कहते रहे हैं, जैसे कि अनिल सील की अभी हमने चर्चा की, जिनकी व्याख्या उनके मत की हमने की। तो और भी कई लोग हैं जैसे D.A. वाशब्रुक हैं, C.J. बेकर हैं, C.A. बेली इत्यादि हैं। तो इन लोगों का ये कहना है कि भारतीय राजनीति जो है वो कि उसकी जो जड़ें थी वो जिलों में, महापालिकाओं में, गांवों इत्यादि में निहित थी, और इनका यह कहना था कि अंग्रेज सरकार जो है वो समय समय पर जो संवैधानिक सुधार करती थी और संवैधानिक सुधारों के जरिए जो थोड़ी बहुत एक तरह का उपहार देती थी भारतीयों को, तो वो
एक तरह के दवा का काम करता था, जिसने भारतीय राजनीति को प्रत्येक मोड़ पर प्रभावित किया। तो इस तरह से समय समय पर होने वाले प्रशासनिक परिवर्तन आदि जो है और जो संवैधानिक सुधार वगैरह थे, उन्होंने भी जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह से मित्रों, हमने जो है बहुत सारे इतिहासकारों के मतों की समीक्षा की। और अगर आप ये देखें, शुरुआत में मैंने बता दिया आपको कि कुछ पॉइंट्स में, आप फिर से देख लीजिए उन पॉइंट्स को। तो ये जो सारे इतिहासकार जिनकी हमने समीक्षा की, ये सब यही बातें कह रहे हैं। अगर आप देखा जाए तो यहाँ भी जो है मध्यम वर्ग की बात इन्होंने की, शिक्षा की बात की, समाचार पत्रों की बात की, संचार व्यवस्था के विकास की बात की, और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की बात की, कांग्रेस की भी बातचीत हुई। तो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, तो ये राष्ट्रवाद का उदय, इनमें इन बातों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब भारत सारे इतिहासकारों की अपने नज़र से देखने की अलग अलग दृष्टि है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्रिटिशर्स की वो पॉलिसीज जिनके कारण भारतीय समाज में बहुत सारे बदलाव आए, उन्होंने कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे नई वीडियोस की आपको सूचना मिलती रहे। जैसा मैंने पहले भी कहा था, उत्तर प्रदेश में एक सीरीज़ लेके जल्दी ही आऊँगा और आपकी प्रतीक्षा जल्दी ही समाप्त होगी। उसके ऊपर कंटेंट्स तैयार हो रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।